यूपीपीसीएस में बार बार वही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर तुमने पीवाईक्यूज़ नहीं पढ़े तो तुम आधा पेपर पहले ही हार चुके हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में यूपीपीसीएस पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1991 से 2025 तक। अगर आप सच में यूपीपीसीएस क्रैक करना चाहते हो तो एक बात समझ लो, सिलेबस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस, क्योंकि पेपर सेटर बार बार पैटर्न रिपीट करता है, बस वर्डिंग बदल जाती है। इस सीरीज़ में हम सिर्फ सवाल हल नहीं करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे छिपा कॉन्सेप्ट, उसका ट्रेंड और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी समझेंगे। आज इस पहले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे 1991 के क्वेश्चन से और स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी कवर करेंगे 2025 तक। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर सवाल तुम्हारी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यूज़ की इस पावरफुल जर्नी को। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं 1991 के पेपर के। तो पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल वॉज एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, सेकंड ऑप्शन है 45th अमेंडमेंट, थर्ड ऑप्शन है 51st अमेंडमेंट और फोर्थ ऑप्शन है 43rd अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट। तो इस इंफॉर्मेशन को एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 नए वर्ड्स ऐड करे गए थे। पहला वर्ड था सेकुलर, दूसरा वर्ड था सोशलिस्ट और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना है। अभी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने लायक है तो वो मैं बता दूंगा। मैं इस PDF को पढ़ चुका हूँ, और अगर कुछ भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसे मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है JB कृपलानी और फोर्थ है डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहले आप इसका आंसर खुद दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो एक डेट इम्पॉर्टेंट है वो है कि 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी। तो जो फ्लैग कमेटी थी उसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरह जो प्रारूप समिति थी, इसका मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो संघ शक्ति समिति थी, मतलब यूनियन पावर्स कमेटी, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमें एक चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि जिस कमेटी के पहले संघ लग जाएगा या इंग्लिश में यूनियन लग जाएगा, उसके अध्यक्ष हमेशा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर 6 थी मौलिक अधिकार समिति, मतलब फंडामेंटल राइट्स कमेटी, उसके भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द कंटिजेंसी फंड कैन बी स्पेंट बाय द प्रेसिडेंट थ्रू। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस, सेकंड ऑप्शन है आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, थर्ड ऑप्शन है प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट स्पेंड। तो पहले इसका आंसर खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है उसको प्रेसिडेंट कैसे स्पेंड कर सकते हैं? प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल स्पेंड कर सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल ले ली जाती है। तो
इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये याद रखनी है कि जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 267। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो हमें याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट्स इंडिया आर्टिकल 266 एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी आर्टिकल 266 के अंतर्गत आता है। वहीं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि, आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है। और इस निधि से पैसा पार्लियामेंट की अप्रूवल के पहले ही खर्च कर लिया जाता है और बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल ले ली जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इन कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड इन द, तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करिए। रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड इन, इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट। तो ये बात हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें बहुत सारी लिस्ट दी हैं, 3 लिस्ट दी हैं। ऐसी लिस्ट जिस पर सिर्फ हमारा केंद्र सरकार कानून बना सकती है, दूसरी लिस्ट जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और तीसरी लिस्ट जिसे पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। एक को कहते हैं केंद्र सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को समवर्ती सूची। इंग्लिश में एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक को स्टेट लिस्ट और एक को कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे स्पेस। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को रेजिडरी लिस्ट का रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है। और जो रेजिडरी पावर्स हैं उन सब्जेक्ट्स पर लॉ कौन बना सकता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओनली उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, और यही इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द सॉलिसिटर जनरल इज़, पहला ऑप्शन द गवर्नमेंट एडवोकेट, सेकंड ऑप्शन द लीगल ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन लीगल एडवाइज़र एंड फोर्थ ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीगल एडवाइज़र। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को नियुक्त करता है, और महान्यायवादी की सलाह के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? लीगल एडवाइज़र होते हैं, और किसे एडवाइस करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। यही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज़ इक्विवेलेंट टू, पहला ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा ऑप्शन कैबिनेट मिनिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। तो पहले इसका आंसर खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इंडिया में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है, तो अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने कौन सा आयोग बना दिया है? नीति आयोग। तो सब लोग कमेंट्स में बताइए नीति आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस डेट पर किया गया था, एंड नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसलिए जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76 जो 1991 के पेपर में आया था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी डिसमिस्ड बाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को परिचित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्रपोजल फ्रॉम द कैबिनेट एंड ऑन द फोर्थ ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो पहले इसका आंसर खुद कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये
क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इससे हमें याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इसके साथ ही एक कैग का ऑफिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए। इन सबको संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर रिमूव किया जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 में ये पूछा गया है कि ऑन 2 अक्टूबर 1959 द टाउन इन राजस्थान वेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड द पंचायती राज इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन नागौर, सेकंड ऑप्शन सीकर, थर्ड ऑप्शन साबरमती एंड फोर्थ ऑप्शन नागपुर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान में, तो साबरमती तो राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। नागपुर तो राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागौर, राजस्थान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी और इन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनको स्वीकार कर लिया और 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसे लागू किया गया। तो यहाँ पर सन 1991 1991 के पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हमने कवर कर लिया। अगर आप चाहते हो कि 1991 से लेकर 2025 तक सारे PYQs इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ कवर हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।